जय जय राजस्थान, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्राइम टाइम डिबेट में पंचायत और निकाय चुनाव की। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी सर्वे पूरा हो गया, जिसका इंतजार था। अब ओबीसी आयोग 5 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही पॉलिटिक्स पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस जहां संगठन को सक्रिय करने में जुटी हुई है, जिलों से लेकर के मंडल स्तर तक बैठकों और स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है। वहीं बीजेपी बूथ प्रबंधन, चुनाव संचालन समितियों और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में लगी है। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को लेकर के पूरे प्रदेश में अपने संगठन को सक्रिय कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जिला प्रभारी और 200 विधानसभा क्षेत्रों के कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जिला प्रभारियों और विधानसभा क्षेत्रों के कोऑर्डिनेटर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से भी संवाद किया जा रहा है। पानी, बिजली, सीवरेज, मनरेगा, चिकित्सा और आवासीय पट्टों जैसे स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके आधार पर चुनावी एजेंडे तैयार होंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में टिकट का आधार केवल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होंगे। प्रत्याशियों के चयन के लिए ऑब्जर्वर्स का अहम रोल रहेगा और स्थानीय नेताओं से भी राय ली जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर तेज कर दिया है। पार्टी का पूरा जोर बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग और कार्यकर्ताओं के सक्रिय नेटवर्क पर है और प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं सभी की, और पंचायत समिति स्तर तक कोर टीमें गठित की जा रही हैं। बीजेपी की बैठकों में लगातार बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान, मतदाता प्रबंधन और स्थानीय चुनावी रणनीति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि डबल इंजन सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाकर चुनाव में बढ़त बनाई जा सकती है। ये योजना है फिलहाल। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि पंचायत और निकाय चुनाव में भी राजस्थान की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि जनता को मालूम है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में विकास हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इधर पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा और इस फेरबदल के बाद आदिवासी इलाकों में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे और चीजें सामने आएंगी। तो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव का रण है। ओबीसी सर्वे पूरा है, तैयारियां तेज है, रिपोर्ट का इंतजार है। चुनाव से पहले दल बदल भी शुरू हो चुका है। कोई बीजेपी से कांग्रेस का दामन थाम रहा है, कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है और दल बदल की टेंशन ने बढ़ा दी है दलों की टेंशन। कांग्रेस का यूथ कार्ड पर विशेष फोकस है, वहीं बीजेपी का बूथ कार्ड पर विशेष फोकस है। बूथ मैनेजमेंट में लगातार बीजेपी जुटी हुई रहती है। बीजेपी मिशन 113 में जुटी हुई है इस बार। माइक्रो मैनेजमेंट में जुटी हुई है बीजेपी। तो रण है, शुरू हो चुका है, इंतजार है रिपोर्ट का, जब ओबीसी आयोग अपना रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करेगी। फिलहाल सर्वे पूरा हुआ है, काफी बहसबाजियों के बाद आखिरकार तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी हैं, बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। करणवीर सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और श्याम सुंदर शर्मा हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप तीनों का खास स्वागत है, विशेष स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर और हमारी प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले ये पूरा समीकरण और ये पूरी जो दल बदल की राजनीति चल रही है, ये मैं समझना चाहूँगी आपसे। श्याम सुंदर शर्मा जी, पत्रकारिता में लंबा अनुभव है आपका, राजस्थान के पॉलिटिक्स की बेहतर समझ भी रखते हैं आप। ये जो दल बदल की राजनीति चल रही है और आज जो सर्वे पूरा हुआ है, सबसे बड़ी बात, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए तुलसी जी, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी कमीशन सक्रिय हुआ और निर्देश निर्देश से साफ रूप तौर पर कि आपको इतनी तारीख तक सर्वे करके देना है, तो ओबीसी का सर्वे पूरा हो चुका है। राजस्थान में जिस प्रकार से निकल के आया है, 74.92 लाख ओबीसी हैं और उसमें से जयपुर सबसे जयपुर में 4.44 लाख है।
जिस प्रकार से अभी देखिएगा, आप जो कह रहे थे दल बदल कानून निकाय और शहरी पंचायतों पर लागू नहीं होता चुनाव पर। देखिएगा, महेंद्रजीत मालवीय पहले कांग्रेस में थे, पीडब्ल्यूसी के सदस्य थे। उसके बाद वो वो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में आए। बीजेपी में जीत नहीं पाए, फिर उनका मन घुटने लगा, वापस अपने कांग्रेस में लौट गए। अब उनकी पत्नी और वो लंबे समय तक जिला प्रमुख रही हैं, अभी भी जिला प्रमुख। तो महेंद्रजीत मालवीय आदिवासी क्षेत्र में अपना वजूद दिखाने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ बाप पार्टी के लोगों को लाए थे। बाप पार्टी के लोग इन्हीं के लोग थे। जैसे अब किस प्रकार से क्या स्थितियां, ये तो करणवीर जी ज्यादा बताएंगे कि महेंद्रजीत मालवीय को इतना पसंद क्यों करते हैं। देखिएगा, महेंद्रजीत मालवीय की वापसी डोटासरा स्तर पे नहीं हुई, वो हुई केंद्रीय स्तर पर। और केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए, फिर बाद में मिलने जरूर आए वो। तो देखिएगा कि महेंद्रजीत मालवीय जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो आदिवासी क्षेत्रों में वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं देखिएगा कि पार्टी को अधिक सक्रिय कर रहा हूँ। अब करणवीर जी की पार्टी इतनी कमजोर है कि देखिएगा, चुनाव जब देखे थे तो इनका एक कैंडिडेट इनके अनुरूप नहीं निर्णय कर पाया था। आपने विधायक वाला भी देखा था, और सांसद का चुनाव में भी इनके प्रत्याशी इनके अनुरूप निर्णय नहीं कर पाए, खड़े रह गए थे। तो महेंद्रजीत मालवीय अभी भी दिखाना चाहते हैं कि मैं ताकतवर हूँ। किस प्रकार से रघुवीर मीणा और उनके बीच में किस प्रकार का द्वंद्व चलेगा, किस तरह के पहले सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर मीणा हुआ करते थे, फिर उसके बाद महेंद्रजीत मालवीय को बनाया और महेंद्रजीत मालवीय धोखा दे करके चले गए थे। तो अब देखिए, परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। हाँ, अब चुनाव की रणबेरियां बज चुकी है, दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। क्योंकि देखिए, अभी लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है कि कुछ लोग घनश्याम तिवाड़ी जो जयपुर के प्रभारी, संभाग के प्रभारी बनाए, क्योंकि पार्लियामेंट में वो व्यस्त हैं, बाद में आएंगे, बीच में आकर के निश्चित रूप से क्षेत्रों में जाएंगे। और गोविंद सिंह डोटासरा ने 200 विधानसभा क्षेत्र और उसके अलावा 2200 मंडल और 400 ब्लॉकों में प्रभारी भेज करके मौसम का जैसे हाल देखते हैं, पार्टी का हाल देखने के लिए भेजा है। और 5 तारीख को उनके पास रिपोर्ट सबमिट होगी। और वो किस प्रकार का निर्णय करेंगे वो तो उनकी पार्टी जाने। लेकिन हाँ, 2 पार्टियां निश्चित तौर पर राजस्थान में सक्रिय है। लेकिन ओबीसी ने घोषणा करके कहा कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो देखिएगा, चुनाव लड़ेंगे तो करणवीर जी आप ही को नुकसान पहुंचाने वाले। ओबीसी तो निश्चित तौर पे, जिस प्रकार के आप पार्टी का तो ज्यादा वजूद है नहीं। देखिए, पहले आप पार्टी को सिंबल नहीं लेने दिया था। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो राज्य निर्वाचन आयोग ने उनको सिंबल ही नहीं दिया था, लड़ते रहते कोर्ट में और सारी बातें हुई थी। हनुमान बेनीवाल भी एक पॉकेट में, जैसे नागौर और कुछ क्षेत्रों में वो मैं कह सकता हूँ जाट बाहुल्य क्षेत्र में वो प्रभावशाली भूमिका में कितने रह पाएंगे, ये तो देखिए कि चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन हाँ, राजस्थान में अब जिस प्रकार से कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर से पहले चुनाव करा लिए जाए, तो आप देखिएगा, मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा है शहरी निकाय के चुनाव जिस प्रकार 17 अगस्त तय किए कि भाई हम उस दिन अधिसूचना जारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि 6 सितंबर और 9 सितंबर 2 चरणों में चुनाव संभव है शहरी निकाय को। उसके अलावा बाकी चीजें होगी। और पंचायतों के चुनाव के लिए 23 सितंबर तारीख तय की है। 23 सितंबर के बाद पहले सरपंचों के चुनाव होंगे और सरपंचों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तो जीतेंगे तो कहेंगे हमारे इतने जीत के हमारी दावेदारी होगी। और पंचायतों के पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद के चुनाव उसके बाद में होंगे और फिर जिला प्रमुखों के चुनाव होंगे। 15 नवंबर तक हमारे यहाँ राजस्थान में जो शहर की और गाँव की सरकार बन करके सामने आएगी, क्योंकि बड़ी इंतजार है लोगों को कि हमारा चुनाव 1.5 साल बाद हो रहा है। अगर पीआईएल नहीं लगाते और जिस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में चुनाव होना था। ये तो डिक्लेयर था पहले भी। चलिए जी, आपकी पार्टी तो चाहती नहीं थी कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर आप नहीं करा सकते हो तो हम हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर देंगे और वो चुनाव कराएगा। अब परिस्थितियों के अनुरूप दोनों पार्टियां निश्चित तौर पर आमने सामने होगी। किसका वजूद और सरकार होती है, उसको निश्चित रूप से कुछ फायदा मिलता है, साधनों का उपयोग वो सदुपयोग कर पाने में। दुरुपयोग तो कहता है नहीं निर्मला जी, जिसकी पार्टी होती है उसके अनुरूप कुछ फायदा मिलता है। और वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी गांव में जाकर के बता के आए कि भाई मैं आपके साथ हूं। और अभी आपने पंचायतों के अंदर शहरों में जिस प्रकार से
शिविर लगा करके लोगों को समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। हर पार्टी चाहती है कि उसका साधन सत्ता में आए, कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। तो ऐसी स्थिति में करणवीर जी, आपकी पार्टी भी तैयार हो रही है और सत्ताधारी पार्टी तो कोई सत्ता में, इसलिए वो तैयार ही रहेगी। तो आने वाला परिणाम निश्चित तौर पे आप देखिएगा, जब ये डिक्लेरेशन हो जाएगा, अधिसूचनाएं जारी हो जाएगी, तो बहुत कम समय मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार ओबीसी व्यापक पैमाने पर चुनाव उम्मीदवार सामने आने वाले हैं। अब ओबीसी कितने किसके पास है, ये जरूर निश्चित रूप से तलाशना पड़ेगा। पहली बार ओबीसी को इतना बड़ा 21% आरक्षण मिल रहा है, तो पहले नहीं मिला था, अब इस बार मिल रहा है, क्योंकि पहले तो सामान्य और ओबीसी एक साथ लड़ा करते थे। तो एक नया स्वरूप जिस प्रकार से भाजपा देने का प्रयास करिए, और चुनाव में जाके कहेंगी कि देखिए हम थे, जो हमने ओबीसी कमीशन बनाया, रिपोर्ट लेकर के ग्राउंड लेवल पे लागू करने का प्रयास किया। क्योंकि करणजीत जी, आपकी पार्टी तो ओबीसी कमीशन बना नहीं पाई थी। अब आप तो कह भी नहीं पा रहे हो कि हम ओबीसी के पक्ष में हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं चाहते। लेकिन अब चुनाव आ गए, और चुनाव में डिक्लेरेशन के तहत सबसे पहले जिस प्रकार से यमुना जल समझौता हुआ, तो शेखावटी में प्रभावी रहेगा। अगर राम जल सेतु है तो पूर्वी राजस्थान में प्रभावी रहेगा। अब कुछ चीजें ऐसी हो गई है जिसके कारण से सत्ताधारी पार्टी कह पाने में सक्षम होगी कि हमने बड़े बड़े काम कर दिए, जो कि कांग्रेस नहीं कर पाती। हाँ, चुनावी माहौल में अब किसको किसको समर्थन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, मैं कह सकता हूँ कि वार्ड कितने किस किसके पक्ष में होंगे, किस तरह की स्थितियां बनेगी, कौन ओबीसी का चेयरमैन बनेगा, कौन देखिएगा एससी का बनेगा, एसटी का बनेगा, या सामान्य बनेगा, ये लॉटरी के बाद चुनावी बिगुल बहुत तेजी से सक्रियता दोनों पार्टी में बढ़ेगी। तुलसी जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे शैलेश कौशिक जी आपका। आखिरकार देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लंबे विरोध के बाद जो लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रही थी कि कब होंगे निकाय के चुनाव, कब होंगे पंचायत चुनाव, तो उसकी ओर अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं दोनों ही पार्टियां, या हम सभी बढ़ते जा रहे हैं आखिरकार। शैलेश जी, तो बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस रहने वाला है बीजेपी का, खास तौर पर क्या कुछ तैयारी है? और सबसे पहले तो इस बाबत आप जानकारी दे दीजिए, अपनी बात रख लीजिए कि ये आखिरकार ओबीसी आयोग का जो सर्वे था वो देर आए दुरुस्त आए टाइप का ये मामला रहा, लेकिन सर्वे आखिरकार पूरा हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है। शैलेश जी। देखिए तुलसी जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। हम लगातार बूथ, जो हमारी ताकत है, जिस ताकत के बल पर हम अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, और आप देखिए बूथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ जीता चुनाव जीता। तो बूथ प्रबंधन हमारी पार्टी का, और अब तो हम भारतीय जनता पार्टी बूथ से भी नीचे पन्ना तक जा चुके हैं। हमारे पार्टी के अंतर्गत पन्ना प्रमुखों का भी संरचना का निर्माण हो चुका है, पन्ना प्रमुख सब जगह बनाए जा चुके हैं। तो एक संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है, उसके अंतर्गत चाहे वो राष्ट्रीय लेवल से प्रदेश, प्रदेश से जिला, जिले से मंडल, मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ, और बूथ से पन्ना, तो ये एक हमारे संगठन की खूबी है, और जिस पर हम लगातार काम करते रहते हैं। बूथ प्रबंधन हमारा लगातार चलता रहता है, और इसका सबसे उदाहरण ये है कि हर महीने के अंतिम रविवार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात होती है, वो बूथ तक सुनी जाती है। हमारे बूथ तक जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, अपने तमाम लोगों के साथ उसको सुनते हैं। तो बूथ प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, और लगातार एक त्वरित प्रक्रिया जिस पर काम करते रहते हैं। इसलिए ये कहना कि चुनाव, अब रही बात आपकी ओबीसी की सर्वे की, तो जैसे कि श्याम जी बता रहे थे, ओबीसी का सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, वो सरकार के पास आएगी, और सरकार के माध्यम से जिस तरीके से जो विभाग है उनके माध्यम से लॉटरी प्रबंधन, निर्वाचन आयोग की, और जो लॉटरी जो निकलेगी निकाय प्रमुखों की, चाहे जिला परिषद प्रमुखों की, पंचायत समिति के प्रधानों की, वार्डों की, तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया निश्चित रूप से अगले अगस्त के महीने के अंतर्गत जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है उसमें पूरी हो जाएगी। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से कहती आई है कि ओबीसी सर्वे का करने का काम कमीशन का है। कमीशन जिस दिन कर देगा और चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, और चुनाव के लिए तैयार लगातार रहते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं में रहते हैं, जनता को जो योजनाएं उपलब्ध कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करती है, और जनता की खुद जनता के साथ मिलकर चुनाव को लड़ती है। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमारी चुनाव की तैयारी चल रही है, हमारा लगातार काम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं जो धरातल पर जिस तरीके से दिख रही हैं, श्याम जी कह रहे थे, चाहे पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी हो, चाहे
जैसे शेखावाटी में यमुना जल समझौता हो, चाहे तमाम तरह के रोजगार हो, तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम तरीके की ऊर्जा प्रबंधन काम हो, लगातार जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित रूप से इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। और कांग्रेस का जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे जिनके पंचायती और निकाय की, उनमें सुपड़ा साफ हुआ था, ऐसे ही सुपड़ा साफ होगा। ठीक है करणवीर जी, आपका क्या रुख रहने वाला है ये बता दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आखिरकार कांग्रेस सबसे ज्यादा सवाल उठा रही थी, सवाल पूछ रही थी, अगर कहा जाए गलत नहीं हुआ करणवीर जी, कि कब होंगे चुनाव, कब आएगी रिपोर्ट, कब सर्वे पूरा होगा, और बहुत पहले से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी कि आखिर तिथियां क्यों नहीं आ रही हैं, घोषित क्यों नहीं हो रही हैं तिथियां। तो इस बीच जिस तरीके से अब आखिरकार सर्वे पूरा हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है, तो क्या कांग्रेस कितनी तैयार है करणवीर जी? मैडम, ये लोकतंत्र की सबसे जो मजबूत नींव है वो है पंचायत राज, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से ही की गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत राज और नगर पालिका एक्ट का उल्लंघन करते हुए चुनाव समय पे नहीं कराए। अब भी चुनाव सरकार नहीं करा रही है, चुनाव हो रहे हैं कोर्ट की फटकार से, और न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया, उन्होंने इनको उनको पिलाई, डांट पिलाई, तब जाकर ये सरकार को लताड़ा कि आप चुनाव कराइए, नहीं तो न्यायालय चुनाव कराएगा। तब जाकर सरकार को ये कहना पड़ा कि हाँ हम चुनाव कराएंगे। अब आप देखिए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, हमने ओबीसी आयोग की ये कर दी। इससे पहले ओबीसी आयोग के कर्मचारी खुद कह चुके हैं, स्वीकार चुके हैं कि सरकार ने हमें कोई बजट नहीं दिया। इससे पहले सरकार ने एक तारीख दी थी कि 31 जुलाई तक चुनाव हो जाने चाहिए, वो तारीख पार हो चुकी है। सरकार ने 3 बार समय मांग लिया। जब अति हो गई, लोकतंत्र का गला घोटता हुआ देखा न्यायालय ने, तब न्यायालय को लगा कि इसमें हस्तक्षेप कर सरकार को आदेश स्वरूप ये कहा कि आप 6 सितंबर और 10 सितंबर के आसपास चुनाव कराएं। तो सरकार को मजबूरी के अंदर चुनाव में जाना पड़ रहा है। ये सरकार बताना चाहती है, और राजस्थान की जनता भी इनको बताने के लिए तैयार है कि लोकतंत्र चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है। इस सरकार की सुविधा का सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। ठीक है, राजस्थान की जनता भी तैयार है। कितनी तैयारी है ये बता दीजिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने सवाल पूछा था तो वो कांग्रेस थी, क्योंकि एक सवाल ऐसे आप लोग पूछ रहे थे, ऐसा लगता था कि आप एकदम तैयार है। चर्चा की शुरुआत में ही शैलेश जी ने ये बात कह दी थी। कांग्रेस तो राजस्थान के गांव ढाणी के अंदर होने वाले हर जुल्म का, हर असुविधा का जवाब लेने के भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा तैयार है। और आपने देखा संविधान के आर्टिकल 343 का इस सरकार ने उल्लंघन किया, ईवीयू का, तो हम तो उसका हिसाब लेने के लिए पहले दिन से तैयार है। आज 1.5 साल हो गए इस सरकार को चुनाव नहीं कराने के लिए तमाम तरह के इन्होंने बहाने लगाए। तो कांग्रेस की जो नेता है, कांग्रेस के जो वर्कर है, वो जा रहे हैं गांव ढाणी तक, इनको बताने के लिए तैयार है। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उपचुनाव, मैं कह रहा हूँ आप लोकसभा चुनाव में भी गए थे, इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हैं, सिवाय जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, आपने अभी प्रवक्ता से भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद स्वीकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हाँ, तो क्या गलत है अगर वो रह रहे हैं? देखिए ये अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मत कीजिए, मेरी बात पूरी कर लेनी दीजिए। जिस शालीनता से आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही आप मुझे मेरी बात मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ उसका जवाब पूरा कर दीजिए। जी बताइए। तैयारी से पूछने का मेरा आशय सिर्फ इतना सा था करणवीर जी, इसके पहले भी आपके तमाम प्रवक्ता बैठे हैं, सभी ने एक स्वर में कहा है कि आज चुनाव कराइए हम तैयार हैं, आज कराइए हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन सर सवाल पूरा हो जाने दीजिए करणवीर जी, सवाल पूरा। ये बताइए, आपके यहाँ पार्टी में इतनी गुटबाजियां हैं, पायलट गुट, गहलोत गुट, तमाम गुट, जूली जी की गुट अलग है, तमाम गुट है, और कोई आपके यहाँ संगठन से ज्यादा गुटबाजी की जो चर्चाएं हैं वो सामने आती हैं। तो अगर गुटबाजी सर्वोपरि रहेगी तो ऐसे में कैसे चुनाव जीत पाएंगे आप लोग? आपको नहीं लगता है कि फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी कि ठीक है पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, आप उतना सीरियसली आप नहीं लेंगे, लेकिन जो ये गुटबाजी है हर बार कैसे हावी हो जाती है, और कितने गुट हैं एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए करणवीर जी। बता देता हूँ मैडम, ये जो आप गुटबाजी बता रहे हैं ये मीडिया का दृष्टिदोष है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, पायलट जी के नेतृत्व में, डोटास राज जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली के नेतृत्व में, प्रताप सिंह के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे आदिवासी नेताओं के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। आपने देखा भी होगा
हमारे पास ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस ये सभी वर्गों के लोग एक साथ कांग्रेस के साथ है और वो कार्यकर्ता। अब मीडिया को ऐसा लगता है कि कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस नहीं सर, मीडिया को ऐसा कभी नहीं लगता है। आपके यहाँ से जो बयान सामने आते हैं सर, मीडिया को कभी नहीं लगता है। मैडम मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका बस वो उसका खंडन कर रही हूं। आप अपनी बात पूरी करिए। दृष्टि दोष है मैडम, आरोप नहीं है, मीडिया का दृष्टि दोष है। आपको विवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता है। करोड़ी लाल मीणा की 6 महीने तक तो मंत्री बनने के बाद में भवानी सोई रही, जब उनको उठाया तो उसके बाद में उन्होंने छापेमारी की। मैं आज पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अब जब ये चुनाव में जाएंगे तो राजस्थान का किसान पूछेगा कि आपने कितनी नकली बीज के कारोबारियों को और ये उन फैक्ट्रियों को सीज किया, कितने लोगों को आपने सजा दी है। केवल और केवल फोटोबाजी, डेमोबाजी, ये गुट भारतीय जनता पार्टी में बटे हुए। राजेंद्र राठौड़ को इन्होंने घर बिठा दिया और एक नकली राठौड़ को ये प्रदेश अध्यक्ष बना के घूम रहे हैं। आप देखिए सतीश पूनिया को इन्होंने पहले ठिकाने लगा दिया था, कहीं कहीं उनके साथ एडजस्टमेंट की राजनीति कर उनको कहीं कुछ देने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में और सरकार की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में है, ठीक है करणवीर जी, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन ये बता दीजिए आपके यहाँ गुटबाजी है या नहीं? तमाम काम आपके यहाँ गुटबाजी है या नहीं कांग्रेस में? अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से फिर पूछेंगे कि आपके काम बताइए, तो इनके पास गिनाने के लिए तमाम काम ही है, उन कामों के नाम नहीं है। ये बात करेंगे ईआरसीपी की, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 1 रुपए का भी आपने काम किया हो ईआरसीपी के अंदर, आपकी परियोजना में कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो बता दो। किस किसान तक आपने पानी पहुंचाया? शेखावाटी, मैं खुद शेखावाटी से आता हूँ, आप जाइए गाँव में ढाणी में शेखावाटियों की, किसान जेली और कस्सी लेके तैयार बैठे हैं इनका स्वागत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। इस पंचायती राज में जाएंगे तो इनको मुंह की खानी तय है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप में गुटबाजी नहीं, कोई डोटासरा गुट नहीं, कोई पायलट गुट नहीं, कोई गहलोत गुट नहीं। एक पंजे के निशान के नीचे, एक तिरंगे के निशान के नीचे कांग्रेस एकजुट है मैडम, और ये आने वाले समय में आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, एकजुट है, लेकिन बार बार फिर इस बात को साबित क्यों करना पड़ता है? बार बार आरोप आप ही पर, आप कांग्रेस पर ही क्यों उठते हैं? कांग्रेस ने तो जरूरी नहीं समझा कि इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण दिया जाए कि कांग्रेस के अंदर कोई गुट है, कोई गुटबाजी है। डोटासरा जी अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने 19 लाख कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर रखी है। सचिन पायलट जी को जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसका वो बखूबी उस पे काम कर रहे हैं। टीकाराम जी बराबर राजस्थान के आदिवासी, दलित, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज को मुखरता से सदन से लेके सड़क तक लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, और तमाम तरह के लीडर्स अपना काम बखूबी कर रहे हैं। कहीं गुटबाजी नहीं है मैडम, कांग्रेस का पंजा मजबूती के साथ राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की हक की आवाज को उठाने के लिए तैयार है। श्याम जी सर, सवाल आपसे मेरा ये है, समझना चाहूंगी, अभी आप सुन रहे होंगे करणवीर जी को, साफ तौर पर इन्होंने इनकार किया कि गुटबाजी नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, राजनीति की समझ, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको बेहतर भी है, समझ भी रहे हैं, आप अनुभवी रहे हैं, मैदान में रहे हैं। क्या सच में इनके यहाँ गुटबाजी नहीं है? और अगर गुटबाजी है तो ऐसे में कैसे जीतेंगे ये? क्योंकि कई मुद्दों पर कांग्रेस में गुटबाजी सामने आती है और इनका गुट अलग चलता है। देखिए तुलसी जी, आप और हम पे आरोप लगा रहे थे करणवीर जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख को जिस तरह का आंदोलन हो रहा था, तो अंबेडकर भवन में सचिन पायलट अलग युवाओं से बात कर रहे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा और टीकाराम जूली अलग प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक साथ प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अलग अलग कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ी? क्या आप दावा कर सकते हो कहते हैं करणवीर जी कि मुझे चारों नेता एक साथ चुनाव मैदान में जाने का मौका मिलेगा, पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट एक साथ प्रचार करने निकलेंगे क्या? अब देखिएगा, आप कहने को तो कह रहे हो कि हमारे में गुटबाजी नहीं है, तो फिर अशोक गहलोत जिस प्रकार से डोटासरा की स्थिति को करते हैं कि, तो देखिएगा मानेसर की देन है, ये कांग्रेस ने थोड़ा बनाया। मैं अगर नहीं करता तो ये बनता ही नहीं। आज प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन नहीं करा रहे बाप पार्टियों को, आप अशोक गहलोत के घर पे जाकर के प्रदर्शन कर रहे हो। तो महेंद्रजीत मालवीय को पता है क्या कि महेंद्र जी के पूर्व मुख्यमंत्री ही हमारा समर्थन करेगा? लेकिन वे भूल जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से महेंद्रजीत मालवीय के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था, करणवीर जी आपको तो याद होगा, मैं नहीं कहना चाहता क्यों कराया था, क्या हुआ था। ये सब बातें कहने को तो बहुत अच्छी लग रही है आपको, वो तो अपने आप को CWC का सदस्य करके वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया था। आज वो देखिए फिर गिड़गिड़ा करके कांग्रेस में आया, बीजेपी में नहीं मिली। श्याम जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, यहाँ पे ना एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आपका जवाब पूरा लूंगी और आप तीनों चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
वाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH MDH। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जयपुर में इन्वेस्टमेंट का गोल्डन चांस। JDA लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी, वो भी प्राइम लोकेशंस पर, जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, अचरवाला, आनंद लोक, आनंद सागर, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, खटवाड़ा, शौर्य नगर, सरोली, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, गनक एनक्लेव, खंडवास, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, कृषि संसार, अभयपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमीकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारी प्राइम टाइम डिबेट में बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी अपना जवाब पूरा कर लीजिए ताकि जो चर्चा है उसे हम आगे बढ़ा सके। श्याम जी। याद दिलाना चाहता, अभी कह रहे थे फर्जी व्यक्ति को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए, आपको रणवीर जी आपको पता हो, अभी डोटासरा को निर्वाचित घोषित नहीं किया है। अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 6 साल पूरे हो जाने के बाद भी अगर केंद्र ये तय कर रहा है कि आने वाले 3 साल तक गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, आप घोषणा कर देना। आपको दम रखते हो तो फिर आप राजेंद्र राठौड़ की बात कर रहे थे बार बार। राजेंद्र राठौड़ को जनता ने हराया, बीजेपी ने थोड़ा हराया। अब अभी भी देखिए कि उनको उदयपुर संभाग का संभागीय प्रभारी बनाया है। अब आप कैसे कह रहे हो कि उनको तो बैठा के ठिकाने लगा के एकांत में बैठा दिया। और देखिए बार बार आप बात करें तो कि तथ्यात्मक अगर जानकारी करके रखते तो आप ये बोल नहीं पाते। यही अशोक गहलोत जी को समझाओ कि वो गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो आपने सुना है बहुत सारी चीजें, जिस तरह की स्थितियां बनी। तो मैं फिर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा ने
पार्टी में जो कुछ किया वो केंद्र में शिकायत भी गई, तो वो 54 व्यक्तियों को हटाने वाले थे, अब हटा पाए नहीं हटा पाए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो आपकी अलग बात है, आपके अंदर गुटबाजी निश्चित रूप से है, बीजेपी में भी थोड़ी बहुत है गुटबाजी, नहीं मुझे शैलेश जी को स्वीकार करनी चाहिए कि वसुंधरा जी का लेकिन दर्द श्याम जी कभी सर ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके अंदर है गुटबाजी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोष है कि कांग्रेस की गुटबाजी आपको बड़ी लगती है और बीजेपी की थोड़ी लगती है। नहीं नहीं सर, करणवीर जी देखिए बात समझने वाली है कि उसका असर चुनाव पे नहीं पड़ता। अगर बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी है, अगर आपके अंदर एकजुटता होती तो आज आप सत्ता में होते, विधानसभा चुनाव जीत गए होते। आज बीजेपी जीत करके कुर्सी संभाल रही है। मैडम कांग्रेस में डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ लोग नहीं, आप यहाँ सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है। इनके यहाँ क्या है कि ये संगठन लेकर के चलते हैं सर, शायद यही वजह कि आज सत्ता में है। यहाँ गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है, वहाँ कोई अपनी बात कह ही नहीं सकता। या तो वो पार्टी में रहेगा या वो अपनी बात कहेगा तो अडवाणी जी की तरह, मुरली मनोहर जोशी जी की तरह साइड लाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने कहा सही है बात, लेकिन देखिए करणवीर जी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जितने दल बदल आपकी पार्टी से हुए हैं उतने बीजेपी या किसी अन्य दल से नहीं हुए हैं। आपकी पार्टी के नेताओं ने ज्यादा दल बदल किया है। विचारधारा से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति छूट के नहीं गया है। ईडी सीबीआई के मार्फत ये लोग गए हैं। आप हेमंत बिस्वा को देख लीजिए, उनके ऊपर शारदा चिट फंड का घोटाला था। आप उसको देख लीजिए, क्या बोलते हैं, अजीत पवार को देख लीजिए, आप चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, तमाम तरह के लीडर है। शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान का मामला है साहब। ये तो वो मशीन है जो ईडी और सीबीआई के मार्फत नेताओं को डराती है, ब्लैकमेल करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। आप देख लीजिए कितनी पार्टियों को इन्होंने तोड़ा। शिवसेना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, माकपा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ममता बनर्जी की पार्टी को इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, मीडिया से छुपी भी नहीं है। ये अलग बात है कि मीडिया इनको बोल नहीं सकती, चाहे इनको कहीं ना कहीं ऐसा डर होगा, वो चीजें बाहर नहीं आती। बाकी सरकार अगर इनकी विचारधाराओं से अगर कोई प्रभावित होकर इनके पास जाता, महेंद्रजीत सिंह मालविया को ले लीजिए, ये सरकार में जब हमारी सरकार में मंत्री थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जब वो वहां चले गए, उनको लगा नहीं कि यार ये हमारे काम का नहीं है, आदिवासी का इन्होंने अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, वो चुनाव नहीं जीत पाए तो उनको छोड़ दिया। तो कांग्रेस तो हमेशा से ही दलितों की, आदिवासियों की हक आवाज को मजबूत करने वाली पार्टी है। हमें लगा कि हमारे व्यक्ति को उन्होंने ब्लैकमेल करके उन्होंने ले गए थे, आज उन्होंने मजबूती से कांग्रेस का हाथ थामा है। वो आदिवासी परिवार हमारे साथ वापस जुड़े ताकि कांग्रेस मजबूत हो, इस देश का संविधान मजबूत हो, उन लोगों की जो दबी कुचली आवाज है उसको नहीं दबाई जा सके। ठीक है शैलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से गुटबाजी के सवाल को सिरे से नकारते नजर आए करणवीर जी, लगातार ये मीडिया को बोल रहे हैं कि हमने नहीं दिखता, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए और गुटबाजी पर आप जवाब दीजिए कि क्योंकि देखिए श्याम सुंदर जी ने बता दिया कि स्वीकार करे ना करे गुटबाजी है, लेकिन करणवीर जी कह रहे हैं बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी है, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई बोल नहीं सकता, डिक्टेटरशिप है आपके यहाँ पे, क्या ऐसा कुछ है, तानाशाही है आपके यहाँ शैलेश जी? देखिए तुलसी जी, करमवीर जी जिस तरीके से करमवीर जी इतना जवाब देते हैं कि अगर इनके अंतर्गत गुटबाजी नहीं है, अभी इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, हमारे कार्यकर्ता सब जगह, आज 20 जिलों के अंतर्गत इनकी जिलों की टीम घोषित नहीं हो पाई है। तो इससे बड़ी गुटबाजी क्या हो सकती है कि जब आपके पास जिले की टीम नहीं है, लड़ने के लिए सैनिक नहीं है, तो आप कैसे मैदान में जाओगे? ये गुटबाजी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, संगठन को बात, अब इनकी सत्ता पे आ जाइए, जिस तरीके से संसद का, इनका विधानसभा का सत्र चलता है, तो आप देखते हैं कि डोटासरा जी किस तरीके से टीकाराम जूली के अधिकारों का हनन करते हैं, आगे बढ़ के किस तरीके से जिस विषय पर टीकाराम जूली जी स्पष्टीकरण दे देते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद वो किस तरीके से एक रूटे हुए फूफा की तरह चले जाते हैं कांग्रेस से बाहर, विधानसभा से बाहर और बाहर जिस तरीके से, तो हर मंच पर कांग्रेस में गुटबाजी है। अभी श्याम जी ने बताया कि पायलट जी ने अलग प्रदर्शन किया और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अलग प्रदर्शन किया 20 तारीख की उस पर। अब तमाम देखिए कि जिस तरीके से गहलोत जी को ये स्पष्टीकरण देना पड़ा, अभी जब तरीके से ओबीसी की जब इनकी दिल्ली में बैठक थी कि सचिन कैमरा फोटोग्राफर और मीडिया से कि आप फोटो ले लीजिए, हम पर कहते हैं हम साथ नहीं दिखते, तो सचिन पायलट को साथ हाथ मिलाते हुए उनको फोटो दिखाना पड़ा। तो किस तरीके से गुटबाजी है ये? कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो खुद उजागर करते हैं, जनता को ये खुद ही दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके की स्थिति है। रोज दिन प्रतिदिन जिस तरीके से अशोक गहलोत जी बयान देते हैं, कभी डोटासरा जी पर दे देते हैं, कभी सचिन पायलट जी पर दे देते हैं, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की गुटबाजी छिन्न भिन्न जिस तरीके से कांग्रेस दिखाई दी है, ना कांग्रेस संसद में कहीं है, ना कहीं विधानसभा में है और ना कहीं संगठन है। तो इस तरीके जहां तक अब ये बात कर रहे थे करमवीर जी के चुनावों में देरी पर, तो
तो इनको क्या है कि इनके आईने में चश्मा, जो आईना दिखाई नहीं देता। हिमाचल प्रदेश में करमबीर जी बताएं कि चुनाव कब से हुए हैं पंचायत के? जनवरी 2026 से पंचायत और निकाय के चुनाव लंबित हैं आपकी सरकार। कर्नाटक में ग्राम पंचायत दिसंबर 2025 से लंबित हैं, और जबकि ब्लॉक व जिला पंचायत के 21 से लंबित हैं। तेलंगाना में जुलाई 2024 से लंबित हैं, केवल 1/3 चुनाव 2025 में हुए हैं। तो भैया आप भी तो देख लो, कहाँ का चुनाव नहीं कराए। हम तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिस तरीके से ट्रिपल टेस्ट है, ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व देने की बात है, ओबीसी के सर्वे की बात है, उसके इंतजार के कारण ये चुनाव टल रहे थे। और सरकार लगातार कह रही थी कि हम चुनाव को तैयार हैं, रिपोर्ट आ जाओ। रिपोर्ट जिस तरीके से आई कि 5 तारीख को दे देंगे, 26 को सबमिट हो गई, 5 को सरकार को सौंप जाएगी। तो सरकार तो चुनाव के सरकार का काम केवल चुनाव की व्यवस्था करना होता है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट देना ओबीसी आयोग का काम है। और अभी इनने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम गिनाए कि अरे आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी तरीके का विरोधाभास दिखाई देता है क्या आपको? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन जो है, हमारा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता के लिए काम है। आपके लिए कार्यकर्ता का पद है और हमारे लिए काम है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की कीमत है, हर कार्यकर्ता का काम है। जिस कार्यकर्ता को जिस लिए उपयोग में जिस तरीके से लगता है कि ये इसके लिए उसको काम को दिया जाता है, चाहे चुनाव में हो, सत्ता में हो, संगठन में हो। और आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक बात कह रहे थे कि आपके साहब इनके यहाँ किस तरीके से फर्जी, अरे फर्जी तो आपकी पार्टियों से भरी हुई है। हमारे तो मदन राठौर जी कितने पुराने कार्यकर्ता हैं, आप मालूम करके देखिए। और यहाँ कार्यकर्ता की वैल्यू, और आपके यहाँ जिस तरीके से श्याम जी ने आपको याद दिलाया कि 6 वर्ष हो गए आज तक डोटासरा जी का निर्वाचन नहीं हुआ, और मदन राठौर जी तो निर्वाचित वो हैं। आपके यहाँ तो मनोनीत एक एक्सीडेंटल जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो आज तक बदस्ता रहे। आपके पास एक दूसरा प्रदेश अध्यक्ष तैयार नहीं है, किसको आप चुनावों के माध्यम से ले जाओगे? और इसीलिए यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति है। हम कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और आप उन्हीं लोगों को केवल जो फिक्स है उनको रखते हो। आपने एक बात कही थी कि तमाम लोग, मात्र आपको जानकारी नहीं हो, 3% पॉलिटिकल लोगों पर ईडी के केस हैं। आप पढ़ के देख लेना, उठा के देख लेना, 87% केस जिस तरीके भाजपा के कितने निर्वाचित आप पढ़ के मुख्यमंत्रियों पर ईडी के देखिए, केस रहे? आप 3%, मैंने आप मेरी बात सुनिए, 3% केस हैं। और आपके जो लोग गए थे ना, आप सुनिए, तो आप बोल रहे थे ईडी के केस रहे? धर्मवीर जी, आपने बात कही थी कि आपने सबको सुना, सुनिए। अरे मैं जवाब दूंगा, सुनिए ना पहले मेरे, सुनिए। मैं आप बोल रहे थे कितने मुख्यमंत्रियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है? आप बोल रहे थे जब मैं बोला था क्या? मैं भी आपको डिस्टर्ब कर सकता था। अब आप बताइए, आपके तमाम चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे, उनके क्या वक्तव्य थे? पढ़ के देखना कि हमको राहुल गांधी से 6-6 महीने समय मांगे हुए समय नहीं मिलता। तो जिस पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे सकते मिलने का, तो उनको जिनके संवाद नहीं है, जो केवल 1-2 लोगों तक सीमित है कि वेणुगोपाल तक मैसेज आ गया, फिर वो नीचे करते रहेंगे उसको डाइवर्ट। तो इसीलिए आपके कार्यकर्ता, चूंकि आपके कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है, और जो तानाशाही है ना कांग्रेस के अंतर्गत, तो फिक्स है। आप तो नाम बदल दीजिए, गांधी दल रख लीजिए। जो गांधी परिवार ने कर दिया वो फाइनल है। यहाँ तो चाहे संगठन हो, चाहे सत्ता हो, निर्वाचित होता है। एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुन के आता है, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव। आपके यहाँ तो कुछ चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं है। अब आप जिस तरीके से धीरे धीरे कर रहे हो, तो आपको सब कुछ दिख रहा है कि किस कांग्रेस किस तरीके से लगातार आज धरातल पर जिस तरीके से जाती जा रही है, और परिणाम भी दिखेंगे। लेकिन कहने से पहले सोचिए कि आप किन बातों कह रहे हो। पूरे राजस्थान में कांग्रेस हर ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक जिस तरीके से फुटबॉल है कि 20 जिलों में आप जिला कार्यकारिणी घोषित अभी तक नहीं कर पाए हो। ठीक है, श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ओबीसी सर्वे की हम बात कर रहे थे, तो ओबीसी सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है। अगर रिपोर्ट आ जाती है और इस सर्वे के बाद चुनावी समीकरण कितना बदलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए तुलसी जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से 74,92,000 ओबीसी के लोग उभर करके सामने आए, तो मैं मान के चलता हूं कि अब मैं करणवीर जी, बार बार आप जिस प्रकार की बातें करते हो, आप स्वीकार करना सीखो कभी कभी कि देखिए जो कमियां हैं तो है, अगर दूर करोगे तो ठीक है। अभी तक अशोक गहलोत को कोई पद दिया है क्या? वो डांग पटलाई करने का काम करते हैं, किस तरह से करते हैं। और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, जिस तरह की स्थितियां थी, वो तो तानाशाह, इससे बड़ा तो मैंने देखा नहीं। आपने देखा कि उन्होंने माना क्या आप गांधी परिवार का कानून, और जो पर्ची आई थी उस पर्ची को स्वीकार किया। उनको इसी कारण से उनको एक तरफ करके रख रखा है कि भाई आप हमारे काम के नहीं हो, आप देखो जो भी करना है करो। तो ऐसी स्थिति में आप बोलने से पहले कम से कम सोचा करो कि जिस घनश्याम तिवारी को आप लेके आए थे वो छोड़ के चला गया आपको। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल को आपने दगा दे दिया, उसकी पत्नी को चुनाव हराया, और वो आपके साथ चुनाव थोड़ा लड़ेगा। अमरा राम जो सीपीएम वाला आपका कांग्रेस का के समर्थन से सीकर में चुनाव जीता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या प्रदेश अध्यक्ष दावा कर सकेंगे कि सीकर में हमारी स्थिति ठीक ठाक रह पाएगी अमराराम के रहते हुए, और हनुमान बेनीवाल के रहते हुए नागौर में आप किस तरह की स्थिति कर पाओगे, ये तो आपको पता है। राजकुमार रोत ने आपके स्वीकार नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आदिवासी इलाके में महेंद्रजीत मालवीय के माध्यम से आप कितना कुछ कर पाओगे, ये तो आप समय तय करेगा। शीशराम ओला के पोते को आप जिता नहीं पाए, उनकी धरातल को सुरक्षित कर पाए क्या? अब आप देखिएगा, फिर एक बार बात कर रहा हूँ, जुबेर खान के बेटे को आप जिता पाए क्या? तो देखिए, सारी चीजें आपके वरिष्ठों के आधार पर जो कुछ होना था नहीं कर पाए गोविंद सिंह डोटासरा। ये काबिलियत गोविंद सिंह डोटासरा की जो अगर कहना चाह रहे हो बहुत योग्य व्यक्ति है, तो फिर उनके ऊपर आरोप लगता है कि जाति विशेष के लोगों को पदों को बांटा, आप जैसे व्यक्तियों को पद नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि फिर आप कहने की स्थिति में नहीं आ पाओगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देखिएगा, 5 तारीख को ओबीसी कमीशन, क्योंकि डायरेक्शन कोर्ट का है, इस आधार पर सर्वे की रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगी, और सरकार में मान के चलता हूँ कि 12 से 14 अगस्त के बीच में लॉटरी के माध्यम से ये सारी चीजें सामने आ जाएगी कि एससी का कौन बनेगा, एसटी का कौन बनेगा, ओबीसी कितने होंगे, कितने वार्ड होंगे, क्या होंगे, ये सब चीजें दिखेगा कि अगस्त माह में आपको देखते देखते 13-14 तारीख तक सब क्लियर हो जाएगा। और फिर जब राज्य निर्वाचन आयोग को आप सारी चीजें सरकार कह देगी भाई इस तरह से चुनाव कराए जाने हैं, तो फिर 17 तारीख को शहरी निकाय की अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब आप उसको तारीख को चेंज नहीं कर सकते। 15 नवंबर से पहले चुनाव, और फिर 23 सितंबर को पंचायतों के चुनाव। देखिए, एक साथ चुनाव नहीं हो रहे। अब ये बात है, देखिए शैलेश जी, आपकी पार्टी कहती थी हम एक साथ चुनाव कराएंगे, एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आए, पता नहीं क्या कारण रहा है, मुझे नहीं पता कि एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि उन्हें चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको इतने लोगों की जरूरत है, इतनी सारी संसाधन चाहिए, एक साथ नहीं मिल पा रहे, इसलिए हम चुनाव इस तरह से कराएंगे। और सरकार ने मैप दिया, रोड मैप बना के, कि शहरी निकाय के चुनाव भी 2 चरणों में होंगे, 4 चरणों में आपके पंचायतों के चुनाव होंगे। हाँ, जिस तरह की स्थितियां अब हो गई है कि ये निश्चित हो गया है कि चुनाव है, इसलिए पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। दोनों पार्टियां जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, हारने। लेकिन इसमें देखिए, इतने के बागी अगर खड़े हो गए, बीजेपी के बागी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस के बागी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी पार्टी सही तरीके से काम कर जाएगी, और देखिएगा कि जीतने वाला टिकाऊ चाहिए। अब कांग्रेस तो 2 व्यक्ति को देखिए, वो टिकाऊ होते नहीं है, आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी स्थिति में निश्चित तौर पर, क्योंकि आप सत्ता में जब थे तो जिला प्रमुख अजमेर बीजेपी का जीती थी, वो तो बीजेपी की थी, आप लेकर के आपने बना दिया उसको, सुशीला कंवर को। चले जी, आपको पता है ना कि किस तरीके से अब वापिस आपके पास आ गए। तो हाँ, दल बदल कानून लागू नहीं होने के कारण आप जीता तो लोगे, वो टिकाऊ रहेगा नहीं रहेगा, ये विश्वास कांग्रेस कैसे कर सकती है? बीजेपी तो सत्ता में है, इसलिए देखिए बहुत सारे साधन होते हैं सत्ता के पास, उसको सीधा करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप बार बार कह रहे थे। आप सत्ता में थे तो आप भी ईडी का प्रयोग करते थे, आप भी सीबीआई का प्रयोग करते थे। जो सत्ता में रहता है उसको साधनों का सदुपयोग करता है। अब आप देखिए, बार बार जिस तरह का माहौल है, राजस्थान में चुनाव डायरेक्शन कोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं, इसलिए दोनों पार्टी दावा नहीं कर सकती कि हमारे कारण चुनाव हो रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का माहौल कायम हुआ है, अब सत्ता हार को चाहिए, किस तरह की स्थितियां बनेगी ये तो जनता तय करेगी कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। सब जगह तो बीजेपी जीत नहीं सकती, उस जगह कांग्रेस का अस्तित्व भी बनेगा। और देखिएगा, जो चेयरमैन बनेगा, देखिए मेयर बनेगा या सभापति बनेगा या अध्यक्ष बनेगा, उसमें निश्चित तौर पे बीजेपी कमाल कर सकती है कि बहुत सारे लोगों को तोड़ करके ले जाएगी, कांग्रेस देखती रह जाएगी। बहुत जगह होगा ऐसा, और बहुत आरोप भी लगाएगी देखिए हमारे जीते हुए को लेके, और बहुत जगह कहेगी आप चेयरमैन बन जाओ, वाइस चेयरमैन बन जाओ, डिप्टी मेयर बन जाओ, इस तरह के लुभावने चलेंगे। और जी जी, करणवीर जी, सवाल आपसे यही होगा, किस तरीके से क्या आप लोगों का ये मुद्दा रहने वाला है कि यूथ पर फोकस रहने वाले हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, इसके अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार पंचायत और निकाय चुनाव में? और ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आ जाएगी, इसके नतीजे के स्वरूप आपकी प्लानिंग में कुछ चेंजेस रहेंगे या फिर यथावत रहने वाली हैं आपकी स्थितियां, आपकी चीजें? मैडम, राजस्थान कांग्रेस लगातार युवाओं की आवाज को उठा रही है। हमारे उदयपुर अधिवेशन के अंदर जो पारित हुआ था निर्णय कि 50% युवाओं को पंचायती राज में भागीदारी देंगे, यही गोविंद सिंह डोटासरा है जिन्होंने 19 लाख पदाधिकारियों को इकट्ठा किया है, उनकी आवाज बने हैं। और उन पदाधिकारियों में से 50% युवाओं को, जो 50 साल से कम है,
उनको मौका देने का काम कांग्रेस करेगी। उन आदिवासियों को, उन दलित भाइयों को, उन SC, ST, EWS, OBC समाज के लोगों को प्रमुखता से लीडरशिप देने का काम कांग्रेस पार्टी गांव ढाणी पंचायत राज में करने वाली है। और लगातार जब बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, 1900 करोड़ पंचायत राज के डुबो कर ये बैठे हैं, और कांग्रेस तो इनसे लगातार हर मोर्चे पर ये सवाल जवाब करती रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लगातार इस आवाज को मुखर किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में देरी कर क्यों रही है, और लगातार इसको कानूनी तरीके से, चाहे सड़क पे आंदोलन के तरीके, गांधीवादी तरीके से लगातार हम लोग उठाते रहे, और जनता के अंदर भी ये मैसेज है। और इसके मैसेज का हमें वानगी हमने लगातार लोकसभा चुनाव के अंदर देखी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े लोक लुभावन वादे कर जनता के साथ ठगी करने का काम किया है। चाहे वो जमुना जल समझौते की बात हो, चाहे ERCP वाले मामले की बात हो, मैं इनसे तमाम तरह की बातें हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी बातें बताई, पर गिनाने के लिए 5 काम आज भी गाँव ढाणी में जाते हैं जब ये लोग, इनके पास सरकार के 5 जनता हितैषी सरोकार के काम गिनाने के लिए नहीं है। लगातार जनता को होशी पर डालने का काम इन्होंने किया है। चाहे पट्टों के बात कर लीजिए, चाहे महंगाई के मामले में बात कर लीजिए, चाहे गांव आदिवासियों को मिलने वाली जो सुख सुविधाएं उनके मामले में बात कर लीजिए। जिस तरीके से प्रसूताओं की पीड़ा को लगातार कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इनके चिकित्सा मंत्रियों की हठधर्मिता और इनके शिक्षा विभाग की लगातार नकाराशाही, ये तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे जिनको कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बूथ से लेकर लगातार पंचायत राज के मुख्यालयों तक उठाने का काम करेगा। और आने वाले समय में गांव ढाणी से, बूथ से निकलने वाली आवाज को बल देगा, मुखरता से उनका वो सपोर्ट करने का काम करेगा। इस सरकार से लोहा लेने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव ढाणी में बैठा हुआ युवा, बुजुर्ग, आदिवासी, दलित, महिला सब लोग करने वाले हैं। इस सरकार को आईना दिखाने का समय आ चुका है। सरकार चुनाव से बचना चाह रही थी, पर मैं धन्यवाद दूंगा न्यायालय का कि कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की पीड़ा को सुना और इस सरकार के ऊपर ये आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं। कांग्रेस की संस्कृति नहीं रही है चुनाव टालने की। इन्होंने तमाम तरह की डेटें गिनाई है अभी आपको, पर कोई भी डेट 6 महीने से पुरानी नहीं है। सरकार पिछले 1.5-2 साल से लगातार चुनाव, लोकतंत्र को बंदी बनाकर इन्होंने रखा है। राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए मैडम, भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराया इन्होंने। केवल एक ही डर है इनको कि कहीं ना कहीं सरकार, जिला प्रमुख बीजेपी या कांग्रेस का नहीं बन जाए। तो ये तमाम तरह की हताशा है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री लगातार भरतपुर से आते हैं। वो चाहते नहीं कि भाई मेरे जिले के अंदर मेरी किरकिरी हो जाए। और जिस तरीके से का सांगानेर में हो, चाहे जयपुर के अंदर राज हो, दोनों डिप्टी CMO के, विधानसभाओं के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सबके सामने है। उनकी जो स्थितियां हैं वो कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है शैलेश जी, एक सवाल है, जिस तरीके से ये BAP के लोग इस टाइम उठ करके सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से दल बदल की जो राजनीति चल रही है उसका आपको क्या फायदा, क्या नुकसान होता नजर आ रहा है BJP को? देखिए तुलसी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, अपनी योजनाओं पर